नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द एग्जाम आर्टिसंस में। आज के दिन हम देखेंगे 18 अगस्त 2022 को शिफ्ट 1 में हुए आरआरबी ग्रुप डी के पेपर का सॉल्यूशन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से द एग्जाम आर्टिसंस में। आज के दिन हम 18 अगस्त 2022 को शिफ्ट 1 में हुए आरआरबी ग्रुप डी के पेपर का एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन हमारा मैथ्स का होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 से 2,000 कम है। डीलर इस पर 10% की छूट देता है और इसके बाद रिटेलर अपने क्रय मूल्य पर 5% की छूट देता है, तो अंतिम विक्रय मूल्य कितना है? तो 5,000 से 2,000 कम है, मतलब 3,000 है। और इस 3,000 जो मार्क क्रय मूल्य है, ठीक है, इस पे डीलर 10% की छूट देता है। डीलर जो है इस पे 10% की छूट देता है, मतलब 90% में बेचता है। और रिटेलर 5% की छूट देता है, मतलब 95% में बेचता है। तो ये हो जाएगा इतना में। तो अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा? 2 जीरो, 2 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा। ये हो जाएगा 27 × 95। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 5 आएगा। इसके यूनिट डिजिट पे 5 नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऑप्शन डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको रेशनलाइज कर देते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसको रेशनलाइज करेंगे नीचे वाले के अपोजिट साइन लेके, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा से। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा। तो ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा में नीचे में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा में साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा अंडर रूट में, रूट से बाहर निकालेंगे तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचेगा साइन थीटा। इसको लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, मीन्स ये हो जाएगा कॉसेक थीटा और ये कॉट थीटा। ऑप्शन ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित ग्राफ लाइन का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि 2013 में बेची गई साइकिलों की संख्या 2017 में बेची गई साइकिलों की संख्या का कितना प्रतिशत है? 2013 में साइकिल बिका है 45, 2017 में साइकिल बिका है 90। ये कितना प्रतिशत है? तो 45 दूनी 90, 50% अप्रॉक्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि इतना है और इतना है तो 2xy का मान ज्ञात कीजिए। तो 9 बटा में 12 इज इक्वल टू 12 बटा में x लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12 गुना 12 बटा में 9। ये 12 आके इधर मल्टीप्लाई और ये 9 आके डिवाइड हो जाएगा। ये 3 से, ये 3 से 4 बार में और ये 3 से 4 बार में, ये 3 से 2 बार में खत्म। तो आ जाएगा आपका x 16। इसी तरह y निकाल लेंगे। 28 बटा में 42 इज इक्वल टू 42 बटा में y इज इक्वल टू 42 गुना 42 बटा में 28। ये 7 से कट जाएगा 4 बार में, 7 चौक 28, ये 7 छक 42, ये 2 से 2 बार में, ये 2 से 3 बार में, ये 2 से 21 बार में। y आ जाएगा आपका 21 इंटू 3 यानी कि 63। अब निकालना क्या है? 2x प्लस वाई। तो 2x यानी कि 2 गुना 16 प्लस 63, 16 दूनी 32 और 63। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 95, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 52 है और वे 7 और 3 के अनुपात में है, तो दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, बड़ी संख्या जो होगा 7 से कटेगा ना, 7 से। अच्छा, सब कट रहा है, चलिए हटाइए। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस कितना यूनिट है? 4 यूनिट। 4 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 52 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 13 होगा। तो 7 यूनिट जो सबसे बड़ी संख्या है का वैल्यू कितना होगा? 91।
अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12, 14 और 16 है। ये हीरोन्स फॉर्मूला पे बनेगा। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पे एस क्या होता है? एस होता है परिमाप बटा में 2। परिमाप टोटल कितना हो जाएगा? परिमाप तीनों जोड़ देते हैं, 16 और 14 30, 30 और 12 42, यानी एस इज इक्वल टू 42 बटा में 2 यानी कि 21। तो हीरोन्स फॉर्मूला पे इस 21 को रख देते हैं तो होगा 21 इंटू 21 में से सबसे पहले 12 घटाएंगे 9 बचेगा। 21 में से बी जो है 14 घटाएंगे 7 बचेगा। और 21 में से सी 16 घटाएंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ से रूट से बाहर इसको फ्रैक्शन करेंगे तो 7 इंटू 3 आएगा। इसको 3 इंटू 3, ये 7 और ये 5, एक 7 और एक 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि 21 रूट, एक 3 अंदर बच जाएगा, 5 3 15। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 7 कह रहा है कि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुना का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ गुना है, तो व्यंजक का मान क्या होगा? सबसे पहले गुना दिया है तो गुना का अर्थ क्या है? गुना का अर्थ है माइनस। अब उसके बाद माइनस है, माइनस का अर्थ है प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। भाग दिया है, भाग का अर्थ है गुना, प्लस दिया है, प्लस का अर्थ है भाग, माइनस दिया है, माइनस का अर्थ है प्लस और भाग का अर्थ है गुना। क्या है कि इसको सॉल्व कीजिए तो सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट का काम करेंगे। 23 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा, प्लस 4, यानी कि टोटल ये इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 12। ठीक है, 12 भागा इसका 4, ये और गुना 2, ये कटेगा, 4 तियां 12, 3 गुना 2, 3 गुना 2 होता है 6। ऑप्शन डी। 8 नंबर है, कह रहा है कि इसको फ्रैक्शन में लिखो तो सबसे पहले इसको जोड़ देंगे तो 2.6666 2.7777 जोड़ेंगे तो 3 4 4 4 5 5.443, यानी कि 5.4 के ऊपर बार आएगा। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए सबसे पहले जो है उसको लिख लेते हैं। जितना पे बार है उसके लिए एक 9 आ जाता है और जितना पे बार नहीं है वो माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 49/9। ऑप्शन बी। अगला है 90। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक ट्रक 60 किलोमीटर की चाल से पी से क्यू तक जाता है और उसी दूरी को 100 किलोमीटर की चाल से वापस आता है, तो एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटा में एक्स प्लस वाई, अगर दूरी सेम हो तो 2 गुना 60 गुना 100 बटा में 160, ये कट जाएगा। 4 चौका 16, 15 चौका 60, 2 5, यानी कि 15 50 75 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ए 100 अंडे 4 मिनट में, बी 5 मिनट में। 4 मिनट में 100 अंडे, तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? ए की इफिशियंसी हो जाएगी 25। बी की इफिशियंसी, बी 5 मिनट में 100 अंडे तो बी की इफिशियंसी हो जाएगी 20। दोनों मिलकर 1 मिनट में 45 अंडे गिन लेंगे। ठीक है, तो 450 अंडे गिनने के लिए कितना लगेगा टाइम? तो 450 बटा में 45 कट जाएगा 10 मिनट। अगला है 11 कह रहा है कि वर्तमान में मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योगफल 39 था। 39 5 वर्ष पहले था, तो अभी कितना हो जाएगा? अभी हो जाएगा ये 39 और 5 वर्ष उसके पिता का और 5 वर्ष उसका जो बढ़ा है, टोटल अभी हो जाएगा 49। और उसके पिता उससे 25 बड़े हैं तो 25 घटा देते हैं तो बचेगा 24, 24 को आधा आधा कर देते हैं 12 12 और इसमें एक 25 जोड़ देते हैं। ये हुआ पुत्र का और ये हुआ पिता का वर्तमान आयु, तो हो जाएगा 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक टेलीविजन की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम है।
यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत की दोगुनी है तो टेलीविजन की कीमत बताएं। चलिए, एक प्रिंटर है, एक टेलीविजन है। प्रिंटर से 35,000 सस्ता है टेलीविजन, लेकिन टेलीविजन से दुगना है प्रिंटर। तो ऐसा नंबर खोजेंगे, तो अगर मान लेते हैं टेलीविजन का दाम 35,000 होगा तो इसका दाम 70,000 होगा दुगना, और दोनों का डिफरेंस 35,000 होगा। टेलीविजन का दाम कितना हो जाएगा? 35,000। ऑप्शन से ज़्यादा इजी बनेगा। अगला है, दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं का स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा? 7 × 8 8 7 56 लाना है हमको 59। यहाँ से 56 मिल गया है, बच गया इन 3 डिजिट में से हमको चाहिए 3। तो इस 9 को और 6 के जगह को अगर आपस में बदल देते हैं तो 56 प्लस 6 माइनस 9 भागा 3 यानी 56 प्लस 6 माइनस 3 यानी कि 56 प्लस 3 यानी कि 59। तो आ जाएगा 6 और 9। अगला है 14, कह रहा है कि 10 सहअभाज्य संख्याओं के किसी भी समुच्चय का एचसीएफ हमेशा होता है। अच्छा, वो प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, तो चाहे कितना भी सेट दिया हो सबका एचसीएफ 1 ही होगा। अगला है 15, कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो 0.0486 बटा में 0.002, ये हो जाएगा 486 बटा में 2 गुना 10। यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ 3 अंक के बाद का पॉइंट काट देंगे और 1 अंक के पॉइंट के लिए नीचे में 10 लगा देंगे। ये बचेगा 243 यानी कि 24.3। अगला है प्रश्न 16, कह रहा है कि 2 डिब्बों में 7:5 के अनुपात में चॉकलेट है। यदि दोनों डिब्बों में चॉकलेटों की संख्या का अंतर 28 है तो अधिक डिब्बा में चॉकलेट कितने होंगे? तो दोनों का अंतर 2 है, 2 का वैल्यू 28 है तो 1 का वैल्यू 14 होगा, तो 7 का वैल्यू 14 सत्ते 84, 14 सत्ते 98, 98 आंसर होगा। अगला है 17, कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में जुट जाते हैं, यानी कि 5 4 3 7 2 9, 5 का पावर 9 आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कि यदि 3 संख्याओं का अनुपात इतना है और उनके वर्गों का योग इतना है तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, रेशियो दिया है 5 रेशियो 6 रेशियो 8 और इनके स्क्वायर का सम दिया है 1250। तो नंबर्स मान लेते हैं 5x 6x और 8x है। स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा? तो 5x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर इज इक्वल टू 1250। 64 36 और 125 हो जाएगा, ये 125 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1250। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, तो कह रहा है कि गुणनफल बताइए। गुणनफल क्या होगा? गुणनफल होगा, एक मिनट, अगला, हाँ, गुणनफल होगा 5x इंटू 6x इंटू 8x। 125 हटे 240, 240 गुना x का क्यू यानी कि 240 गुना 10 का अंडर रूट 10 का क्यू यानी कि 240 गुना 10 रूट 10 यानी कि 2400 रूट 10 आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन डी में। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो कौन सा निष्कर्ष हमेशा सत्य नहीं होगा? देखते हैं। कह रहा है कि दो समांतर रेखाएं हैं, इसको एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, कौन कौन सा कंडीशन सत्य नहीं होगा? अच्छा, कौन कौन सा कंडीशन सत्य होता है? तो जब दो रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उसके अल्टरनेट एंगल हमेशा क्या होते हैं? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल ये और ये हमेशा इक्वल होंगे, और ये और ये हमेशा इक्वल होंगे। ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा। तो पहला क्या है?
शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म के कोणों का माप समान होता है। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण हुआ ये, देखिए शीर्षाभिमुख कोण हुआ ये और ये, तो ये हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण इक्वल होता है, तो पहला कंडीशन हमारा सही होगा। दूसरा कह रहा है कि तिर्यक रेखा के एक ओर अंतःकोणों का माप समान होता है। तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण का माप समान नहीं होता है। मान लीजिए कि ये वाला कोण, तिर्यक रेखा के एक ओर के ये अंतःकोण है, इनका माप समान ना होकर इसका सम होता है 180 डिग्री। तो दूसरा हमारा कंडीशन गलत है। अगला कह रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा, जैसे कि ये वाला एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये एंगल होता है, ये एंगल भी आपस में हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि कंडीशन 3 सही है। और द मेजर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी सही है, यानी कि कौन सत्य नहीं है, ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी पैरेलल है। दी गई आकृति में आकृति है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि ए बी पैरेलल है तो क्यूपी के, ठीक है, ए बी ये जो है ये पैरेलल है क्यूपी के। कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू एक्स है, ए बी इज इक्वल टू एक्स है, और पी क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 है, आर बी इज इक्वल टू एक्स बटा 2 है, बी पी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, तो पी क्यू का वैल्यू ज्ञात करना है। अच्छा देखिए, एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए आर बी, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं हम ए ए नहीं आर क्यू पी, ठीक है। जब ये दोनों लाइन पैरेलल है, आर क्यू पी, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसके ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो बराबर होंगे, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा, इस साइड भी कोरस्पॉन्डिंग बी इज इक्वल टू पी होगा, और ये एंगल आर जो है ये दोनों में कॉमन है, तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर होगा। तो ये एंगल 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 प्रॉपर्टी से ट्रायंगल आर ए बी सिमिलर ट्रायंगल आर क्यू पी हो जाएगा। ठीक है, आर ए बी जब सिमिलर ट्रायंगल आर पी क्यू हो जाएगा तो क्या होगा इसका, कि आर बी बटा में आर पी, यहां से यहां और यहां से यहां हमेशा होगा इसके और इसके रेशियो के बराबर, इज इक्वल टू होगा ए बी बटा में पी क्यू। ठीक है, तो ये जो इरेज कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो कह रहा है कि आरबी कितना है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आरबी है एक्स बटा में 2, आरपी कितना है, आरपी एक्स बटा में 2 और एक्स प्लस 1 को जोड़ेंगे तो आएगा, तो इसको जोड़ लेते हैं। आरपी यहाँ से यहाँ तक है, तो एक्स प्लस 1 प्लस एक्स बटा में 2, 2 यहाँ से एलसीएम लेंगे, सबका एलसीएम 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 1 प्लस एक्स, यानी कि 3x, 2x प्लस 2 प्लस एक्स, 3x प्लस 2 बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 बाई 2 इज इक्वल टू है ए बी बटा में पी क्यू के, एक्स बटा में एक्स प्लस 10 के। ठीक है, ये देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा, एक मिनट नया ले लेते हैं पेज, यहाँ पे बचेगा x बटा में x, x बटा में 3x प्लस 2 इज इक्वल टू दिया है x बटा में
x प्लस 10, x बटा में x प्लस 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x। इन दोनों को उठा के इधर लेके आएंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10x माइनस का 8x इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4। तो क्या पूछ रहा था, कह रहा था कि फाइंड पी क्यू, पी क्यू का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है जो कि है x प्लस 10, यानी कि x का वैल्यू हमारा 4 आया था और 4 प्लस 10 होता है 14, तो 14 यूनिट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है कि शीर्ष इतना 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 से शीर्ष ए इतना दिया हुआ है, बी इतना, सी डी, इनसे एक चतुर्भुज बनाया जाता है क्वाड्रिलेटरल। तो एक चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। चतुर्भुज ये मान लीजिए ए बी सी डी हो गया, ठीक है। चतुर्भुज ये क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। तो इसको नाम दे देते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, ये सी, ये डी, ए बी सी डी। तो कह रहा है कि अगर ए का कोऑर्डिनेट 0 और 2 है, 0 और माइनस का 2 है, बी का कोऑर्डिनेट 2 और 1 है, सी का कोऑर्डिनेट 0 और 4 है, डी का कोऑर्डिनेट माइनस का 2 और 1 है, तो कह रहा है कि इस कोऑर्डिनेट से बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको एक लाइन करके दो ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल एक हो जाएगा और ये दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय x1, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये x1 मान लीजिए पहला x होता है, पहला टर्म x और दूसरा टर्म y। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और सी का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, तो 1/2, x1 की जगह पे रखेंगे 0 तो पूरा हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस x2 की जगह पे, x1 ये है, x2 2, तो x2 की जगह पे 2 गुना y3 माइनस y1, तो ये 4 है, 4 और ये y1 है, 4 और 2 6 हो जाएगा। कैसे, 4 माइनस माइनस का 2 अगर करते हैं हम, ठीक है, तो ये पूरा 6 हो जाएगा प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। x3 कितना है, x3 है 0, तो इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसका माना गया 1/2 गुना 4 और 2 6 दूनी 12, 12 से गुना करेंगे आ जाएगा 6। तो 6 यूनिट एरिया आ गया ट्रायंगल ए बी और सी का। अगला है ट्रायंगल ए बी और डी का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और डी फिर वही होगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए x1 कितना है, तो x1 आपका फिर वही है, यहाँ पे 0, तो पूरा टर्म जो है वो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस x2 कितना है, तो x2 है आपका 2, तो 2
इंटू y3 माइनस y1, ये वाला है। तो y3 कितना है, y3 है 1 और y1 है 2। तो 1 माइनस माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1 माइनस माइनस 2, ठीक है। प्लस x3 कितना है, x3 है आपका माइनस का 2, तो ले लेते हैं माइनस का 2 इंटू y1 माइनस y2। तो y1 कितना है, y1 है माइनस का 2 और y2 कितना है, माइनस का y2 है 1, ठीक है। तो y1 है माइनस का 2 और y2 है माइनस का 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, 0 प्लस ये 2 और 1 3, 3 दूनी 6 प्लस ये 2 और 1 3, 3 दूनी 6 माइनस यहाँ पे है, ये दोनों माइनस माइनस हो जाएगा और इस माइनस के साथ ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 गुना 12, ये कट जाएगा 6 बार में, यानी कि इसका भी आंसर आ गया 6 यूनिट। तो दोनों का क्षेत्रफल कितना होगा, ए बी और सी प्लस ट्रायंगल ए बी और डी, दोनों 6 प्लस 6 यूनिट यानी कि 12 यूनिट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको एक दूसरे तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं, कैसे, मान लीजिए कि एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है। ये है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और डी, ठीक है। ए बी ए बी सी और डी। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ था, भाई ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखते हैं। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 और माइनस का 2, कर लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट 0 और माइनस का 2। बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का क्या दिया हुआ है, 2 और 1, 2 और 1 हो जाएगा बी का। सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या, 0 और 4, तो सी का 0 और 4 ले लेंगे। डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 और 1, ये ले लेंगे -2 और 1, ठीक है। अब हम सबसे पहले पता करेंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल दिया है वो है क्या, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि हमारा होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, जैसे कि बिंदु ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। मान लीजिए बिंदु ए और बीच के बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे क्या, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 ये है और x1 ये है, y1 ये है, y2 ये होता है। चलिए, तो x2 यानी कि 2, 2 में से 0 घटाएंगे तो आएगा √2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा, 1 में से माइनस का 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 3, 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √4 प्लस 9 यानी कि √13। इस लाइन के बीच का डिस्टेंस आ गया √13। इसी तरह इसका और इसका निकालेंगे तो इसका हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि इसका भी 2 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी ये भी आएगा √13। ये भी आएगा, देखते हैं क्या, 0 में से 2 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 में से 1 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि ये भी आ गया √13। इसका निकाल लेंगे -2, 0 माइनस 2, 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, इसका भी आ जाएगा √13।
तो एक तरीके से ये दिखने में स्क्वायर लग रहा है क्योंकि सारे साइड का वैल्यू कितना आ रहा है 13 13 13 13, लेकिन अभी नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है विकर्ण है जिसका जो ये निकालेंगे। विकर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, तो इसका भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो 0 x1 है और 0 x2 है, इसको स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 4 है और माइनस का 2 है, स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। यानी कि ये टोटल यहाँ का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का, सॉरी माइनस का नहीं, प्लस का 36। यानी कि इस लाइन का डिस्टेंस आ जाएगा 6 और इस लाइन डीबी का डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा, तो माइनस का 2 और माइनस 2 0 होगा, x2 माइनस x1 4 चर्चों का अंडर रूट में 16 हो जाएगा। 2 और माइनस का 2 माइनस करेंगे, माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और y2 माइनस y1 करेंगे 0 आएगा, तो ये आ जाएगा 16 यानी कि 4। तो ये हो गया एक रोम्बस। ठीक है, क्यों, क्योंकि साइड तो इक्वल है लेकिन ये जो विकर्ण है वो इक्वल नहीं है। तो रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू v1 इंटू v2, यानी कि 1/2 यानी पहला विकर्ण 6, दूसरा विकर्ण 4, कट जाएगा 3 आ जाएगा 12 आंसर। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले चारों साइड का डिस्टेंस निकाल लेंगे, उसके बाद डायगोनल का डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि ये रोम्बस के स्क्वायर है। रोम्बस है तो रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ठीक है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 12 आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक मोटर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है और प्रत्येक 2 घंटे बाद इसकी चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है। इससे 360 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अच्छा, पहला 2 घंटा में वो कितनी दूरी चलेगी, तो 60 दूनी 120 किलोमीटर। फिर 2 घंटे के बाद इसकी जो चाल जो है वो 60 से बढ़ के हो गई 75। अगले 2 घंटे में ये कितनी दूरी तय करेगी, 150 किलोमीटर। फिर इसकी चाल जो है अगले 2 घंटे के लिए हो जाएगी 90। तो ये देखिए 150 और 120 270 ऑलरेडी चल चुकी है, 360 चलने के लिए और कितना चाहिए, 90 किलोमीटर चाहिए, जो कि अगले 1 घंटा में तय कर लेगी, यानी कि टोटल आ जाएगा 5 घंटे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है कि एक्स और वाई संख्या 115 एक्स वाई के ऐसे दो अंक है, यह संख्या 90 से विभाज्य है, तो एक्स प्लस वाई ज्ञात कीजिए। 115 एक्स और वाई दिया है, कह रहा है कि ये टोटल संख्या जो है वो 90 से डिविजिबल है। 90 से डिविजिबल है मतलब 10 से और 9 से दोनों से होगा। अच्छा, 10 से डिविजिबल होने के लिए रूल चाहिए कि लास्ट का डिजिट जो है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो y इज इक्वल टू तो 0 आ गया। अगला है 9 से डिविजिबिलिटी। 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट्स निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ डिजिट्स यहाँ पे कितना है, 5 6 और 7। 7 प्लस एक्स प्लस वाई 0 है ना, इज इक्वल टू 9 आना चाहिए। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। तो क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, तो 2 प्लस 0 यानी कि 2 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि किसी रियायती बिक्री में 10,490 अंकित मूल्य वाले एक साड़ी, मार्क प्राइस दिया है कितना, 10,490, इसको बेचा गया है कितना में, 9,441 रुपए में। तो 9,441 में बेच दिया गया सेल प्राइस। तो डिस्काउंट कितना का दिया गया, 0 में से 1 माइनस करेंगे 9 आएगा, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 आएगा, 10,490 था ना, हाँ, 9 में से 4 माइनस करेंगे 0 और 10 में से 9 माइनस करेंगे 1। 1,049 रुपए का डिस्काउंट दिया गया, कितना, 10,490 रुपए में। तो परसेंटेज में डिस्काउंट कितना है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक से ये खत्म, एक बार में आ जाएगा 10%। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है कि इतना 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 के मूलों में से एक मूल x इज इक्वल टू 3 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस k इज इक्वल टू 0, मूलों में से एक मूल x इज इक्वल टू
3 दिया हुआ है तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। अच्छा, दूसरा मूल 2-3 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो x का वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो 9 माइनस 36 प्लस k इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 27। कैसे? 36 में से 9 जाएगा माइनस का 27, माइनस का 27 इधर आकर प्लस का 27 हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 आ गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको तोड़ लेंगे तो ये 9x एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x प्लस 27 0 आएगा। x कॉमन लेंगे, x माइनस 9 माइनस 3 कॉमन लेंगे, x माइनस 9, x माइनस 3 x माइनस 9। तो पहला अगर 3 है और दूसरा 9 है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि ए और बी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के मूल हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इसके रूट्स दिए हुए हैं। रूट्स क्या दिए हुए हैं? एक्स स्क्वायर के रूट्स दिए हुए हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी। तो रूट्स निकाल लेंगे यहां से, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 तोड़ लेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे बचेगा एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू 1 और माइनस का 2 आ जाएगा। ये आ गया मूल। तो ए का वैल्यू 1 हो जाएगा और बी का वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि एक नया समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल दिए हुए हैं 1/a प्लस 1/b, 1/a प्लस 1/b और ए बी। तो रूट्स कितने हैं न्यू इक्वेशन के? दो रूट्स होंगे। पहला है 1 में ए प्लस 1 में बी, यानी कि 1 में 1 माइनस 1 में 2। इसको माइनस करेंगे तो 2 और 1 3, 3/2 आ जाएगा। आ जाएगा ना? 2 एलसीएम 2 माइनस 1, सॉरी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, पहला रूट। दूसरा रूट दिया हुआ है a इंटू बी, यानी कि 1 इंटू माइनस का 2 यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा। अच्छा, अब इक्वेशन लिखने के लिए क्या करते हैं? इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो रूट्स जो न्यू इक्वेशन है उसको लिखना है। तो उसके लिए रूट्स कितने आए हैं? 1/2 और -2। रूट्स कितने हैं? रूट्स है 1/2 और दूसरा रूट है माइनस का 2। तो सम ऑफ रूट्स जो हो जाएंगे 1/2 माइनस 2, यानी कि माइनस का 3/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा 1/2 इंटू माइनस का 2 यानी कि माइनस का 1। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ, तो ये हो जाएगा -3/2 का एक्स और ये प्लस, यानी कि प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी माइनस का 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स माइनस का 1। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नीचे वाले 2 को हटाने के लिए, तो बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। ये होगा नया स्टैंडर्ड इक्वेशन जो कि है ऑप्शन बी में। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित ग्राफ और तालिका में 4 महीने का, कह रहा है कि 4 महीने में पी और क्यू द्वारा बेची गई कुल इकाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए, ब्लू वाला पी है तो पी ने कितना बेचा है? 80 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 90। टोटल प्रोडक्ट इसने इतने यूनिट्स बेचे हैं, 8 3 11 5 16 9 25, 250 यूनिट। ठीक है, ये हो गया पी का। क्यू का बिक्री कितना है?
क्यू का बिक्री है 60, 40, 70 और 60, यानी कि 60 दूनी 120, 40 160, 70 230। ठीक है, तो रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा 25:23, यानी ऑप्शन ए आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 1280 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए 1280 गुना 5/100 गुना 3, ये 20, ये 20 का 120, 20 80, ये हो जाएगा 192 रुपए, आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है कि कक्षा 9 के विद्यार्थियों के अक्सर ने इलाके के प्रत्येक परिवार में 40 परिवारों का सर्वेक्षण किया। इसके परिणाम निम्नलिखित है। कह रहा है कि इस आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक यानी कि मोड निकालना है, तो मोड थोड़ा सा बड़ा पेज ले लेते हैं। नया पेज ये रहा, ठीक है। 40 परिवारों का सर्वेक्षण है। मोड का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F2 माइनस F2 इंटू क्लास साइज। ठीक है, जहां L क्या है, सबसे पहले H क्या है, H क्लास साइज है। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास है। F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसीडिंग मॉडल क्लास हो जाएगा। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास। अच्छा, मॉडल क्लास कौन सा होगा? मॉडल क्लास जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी होगा ना, जो सबसे बड़ा होगा उसको मॉडल क्लास। तो मान लीजिए कि ये हमारा हो गया मॉडल क्लास, ठीक है। तो F1 जो होगा वो होगा, चलो ये मॉडल क्लास को हटाइए, ठीक है। सबसे बड़ा वाला क्या होगा, हमारा मॉडल क्लास होगा। तो इसको मान लेते हैं ये है मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास जो होगा, लोअर लिमिट, जब मॉडल क्लास ये है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 6 हो जाएगा। F1 F0 F2, तो ये हो जाएगा F0, ये हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा F2। मॉडल क्लास के पहले वाला F0 और मॉडल क्लास के बाद वाला F, ठीक है। और अगला बच जाता है हमारे पास क्लास साइज। तो क्लास साइज यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा क्लास साइज, ठीक है। तो चलिए, लोअर लिमिट कितना है 6 प्लस F1 कितना है, F1 है 12 माइनस F0 कितना है, F0 है 8 बटा में 2F1, 2F1 मतलब 12 दूनी 24 माइनस F0 यानी कि 8 माइनस F2 यानी कि 6 गुना, तो क्लास साइज कितना है 2 का, ठीक है। तो 6 12 में से 8 जाएगा 4 बटा में 24 में से 14 जाएगा 10 गुना 2 कट जाएगा 5, यानी कि 6.85 8 जो है वो हमारा आंसर। अगला सेक्शन है जो हमारा होगा साइंस का, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स याद करेंगे। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद आता है सोडियम, सोडियम के बाद आता है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद जिंक, जेडन, जिंक के बाद आता है आयरन यानी Fe, आयरन के बाद आता है लीड यानी कि Pb, लीड के बाद आता है हाइड्रोजन यानी H, हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर, कॉपर के बाद आता है सिल्वर Ag, सिल्वर के बाद आता है गोल्ड Au। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है, जो है हायर से लोअर में, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव?
तो जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो पीबी यानी लीड, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इन तीनों में सबसे ऊपर कौन है? तो देखते हैं मैग्नीशियम कहाँ है, यहाँ पे है। मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है कैल्शियम, ठीक है। मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? कैल्शियम है। और कैल्शियम, एल्यूमिनियम कहाँ है? एल्यूमिनियम यहाँ पे है, तो ये रिएक्टिव नहीं होगा। लीड नीचे है तो रिएक्टिव नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होगा वो ही यानी कि कैल्शियम होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। 1 हर्ट्ज पावर इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? 1 हर्ट्ज पावर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो हर्ट्ज पावर इज 746 वॉट, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? तो हमको सबसे पहले सीरीज ऑफ रिएक्टिविटी याद रखना होगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है वो कैल्शियम, पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद आपका आता है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आपका आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एम जी होता है। मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आता है जिंक, जिंक के बाद आता है आयरन, आयरन के बाद आता है लीड यानी पीबी, उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से कम कॉपर, कॉपर से कम सिल्वर, सिल्वर से कम गोल्ड, ठीक है। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव और ये सबसे कम रिएक्टिव, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर इसको बोलते हैं। तो कह रहा है कि सबसे ज्यादा कौन सा तत्व अभिक्रियाशील है? ये पहला लीड है, लीड जो है नीचे है, नहीं होगा। दूसरा है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यहाँ पे है। एल्यूमिनियम से ऊपर मैग्नीशियम है जो कि ऑप्शन 3 में है, और मैग्नीशियम के ऊपर है आपका कैल्शियम जो कि ऑप्शन ए में है। यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? वो कैल्शियम होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है कि एक अश्व शक्ति इनमें से किसके बराबर होता है? तो एक अश्व शक्ति जो है वो 746 वॉट के बराबर होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में मेरुरज्जु की स्थिति को दर्शाती है? तो ये जो एक नंबर पे है ना, यहाँ पे होता है फोर ब्रेन। ये फोर ब्रेन का ही पार्ट जो 2 नंबर दिया है यहाँ पे होता है सेरेब्रम, ठीक है। यहाँ नंबर थ्री में होता है मिड ब्रेन, और नंबर चार पे होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, और सॉरी, इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित बिंदुओं ए और बीच के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करना है हमको। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। तो ये दिया है, ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, और ये भी 3 ओम है, ठीक है। तो इसको ना हमको पहले लिखना होगा पैरेलल और सीरीज में पता करना होगा, ठीक है। तो ये जो है एक तो यहाँ पे है, और ये दोनों जो होता है ये होता है सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज में जो होगा उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है, और ये भी 3 ओम का है। अच्छा, सबसे पहले जो सीरीज में है उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6 ओम का हो जाएगा। डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब ये ऐसा बन गया कुछ, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस 6 ओम का है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 3 ओम का है। तो कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए। तो जब पैरेलल में होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। 1/r इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3, यानी कि ऊपर आ जाएगा 3/6, ये कट जाएगा 1/2, यानी कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाएगा 2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितने का हो जाएगा? 2 ओम का हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है कि पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होता है? तो पौधों में वेन एंड हाउ इज ऑक्सीजन रिलीज्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट इन प्लांट्स? बाय फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग डे, यानी कि ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है कि एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है
इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निर्धारित करता है? An object is placed at the principal focus of a concave lens. लेंस कौन सा है? कॉन्केव लेंस होता है। कह रहे which of the following options determines the characteristic of image formed? अच्छा, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव लेंस दो होता है। पहला, जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं तो इमेज फॉर्म कैसा होता है? पहला तो वर्चुअल होता है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। सेकंड जो बनेगा कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा फोकस पे। तीसरा जो होगा साइज क्या होगा? तो स्मॉलर इन साइज, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट जीरो, हाईली डिमिनिश्ड जिसको बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? इरेक्ट बनेगा। अच्छा, दूसरा कंडीशन की इमेज को इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं भी रखते हैं, ऑब्जेक्ट को बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। फिर वही है, पहला इमेज वर्चुअल होगा, दूसरा जो है इरेक्ट बनेगा, तीसरा जो है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वाचर बनेगा, और चौथा इसका जो होगा डिम नीस्ट, यानी कि छोटा बनेगा। तो कह रहा है कि कॉन्केव लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, इनमें से कौन सा विकल्प प्रतिबिंब के लक्षण को निर्धारित करेगा? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन, इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो है फोकस आएगा। तो ऑप्शन जो है इमेज कैसा बनेगा? सबसे पहले तो वर्चुअल बनेगा, तो रियल वाला दोनों गलत, बच गया आभासी आभासी। दूसरा है वर्चुअल के बाद इरेक्ट, इरेक्ट के बाद डिमिनिश्ड बनेगा, यानी छोटा बनेगा, यानी बड़ा वाला गलत हो गया। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण कर रही है? भोजन की गति का सही निरूपण कह रहा है कि विच फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम। तो देखिए, फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम का काम फूड ट्रांसपोर्टेशन का होता है। कहाँ से? जो पत्तियों में से रेस्ट ऑफ द प्लांट बॉडीज में, मतलब पत्तियों से शुरू करता है और प्लांट के सारे बॉडीज में भेजता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पत्तियों से शुरू किया है और सिर्फ जड़ों की ओर भेज रहा है, यानी कि ऑप्शन ए गलत होगा। दूसरा, जड़ों से शुरू किया है, गलत होगा। तीसरा, पत्तियों से शुरू किया है, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, ये देखिए ऊपर भी भेज रहा है, ठीक है, बॉडी पार्ट्स में, यानी ऑप्शन सी सही है, बाहर तो जाता नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हेक्सेन का संरचनात्मक समवायी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। हेक्सेन का सूत्र क्या होता है? हेक्सेन बोलते हैं इसको C6H14, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, और स्ट्रक्चर होता है CH3CH2 CH2 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 यहाँ पे 6 कार्बन है और 14 हाइड्रोजन है। अब इसमें से बताना है किसमें 6 कार्बन और 14 हाइड्रोजन होता है। पहला है 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन जो है ऑप्शन ए है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, देखिए फॉर्मूला होता है C6H14, ठीक। एथिल पेंटेन, 2 एथिल पेंटेन, 2 एथिल पेंटेन का फॉर्मूला होता है C7H16। 3 मिथाइल पेंटेन का फॉर्मूला होता है मेरे ख्याल से C6H14, और 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, इसका भी फॉर्मूला होता है C6H14। तो कौन सा आइसोमर नहीं होगा? आइसोमर नहीं होगा ऑप्शन बी, 2 एथिल पेंटेन, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के 7 है, हाइड्रोजन के 6 हैं, बाकी सब में 16 है, बाकी सब में 14 14, दोनों तीनों बराबर है, यानी तीनों
हेक्सेन का आइसोमर है, जबकि 2 एथाइल पेंटेन आइसोमर नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। 38 कह रहा है कि कोवैलेंट कंपाउंड्स जनरली डू नॉट एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज अगर हम लिखना चाहें, ये बनते हैं शेयर ऑफ एटम से। कोवैलेंट कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? शेयरिंग ऑफ एटम से, ठीक है। ऑक्टेट बनाने के लिए एटम शेयर करते हैं, और कोवैलेंट बॉन्डिंग जो है वो होता है नॉन मेटल और एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है। इसके प्रॉपर्टीज जो है, ये प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें तो सबसे पहले आएगा लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा इसका प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि ये गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों फॉर्म में रह सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, सबसे पहले। और तीसरा कैरेक्टर है इसका कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, गर्मी और ऊर्जा के पुअर संचालक होते हैं। अगला है दे डू नॉट फॉर्म्स आयन, आयंस नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला, दे ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, पुअर कंडक्टर तो होते ही हैं, इसलिए पहला तो सही दिया है। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सही है। ये सामान्यतः आयन नहीं बनाते हैं, दे डू नॉट फॉर्म आयंस, सही है। ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं, दे आर नॉट सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये गलत है। क्यों? क्योंकि सोलबिलिटी रूल कहता है ना कि पोलर सब्सटेंस जो है वो डिजोल्व हो जाता है पोलर सब्सटेंस में, जैसे कि चीनी जो है वो पानी में डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। और नॉन पोलर सब्सटेंस जो होगा वो नॉन पोलर सब्सटेंस के साथ डिजोल्व होगा, ठीक है। जैसे कि नॉन पोलर ऑयल, ऑयल को अगर हम गैसोलीन में मिलाते हैं तो वो डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होंगे उसमें डिजोल्व होते हैं। अगला है 39। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। कह रहे कि व्हाट वाज द अचीवमेंट ऑफ डोब्राइनर ट्राई, डोब्राइनर के ट्रिक की उपलब्धि क्या थी? अच्छा, डोब्राइनर ट्रस्ट जो था ना वो बता रहा था कि तीन एलिमेंट्स किसी खास ग्रुप के वो आपस में रिलेशनशिप बनाते हैं। कैसे रिलेशनशिप? तो पहला, या तो सिमिलर, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, और दूसरा जो कह रहा था कि उनका जो एटॉमिसिटी, एटॉमिक मास है वो एवरेज एटॉमिक मास की होगा, ABERAG, एवरेज एटॉमिक मास ही होगा। जैसे कि अगर तीन एलिमेंट है, एक, दो और एक, दो और तीन, तीन एलिमेंट है, तो इन दो एलिमेंट का यानी कि पहला और तीसरा का जो एवरेज मास होगा वो दूसरे वाले के बराबर होगा। जैसे कि अगर हम लिथियम लेते हैं, ठीक है, लिथियम पहला ट्राइड्स देखते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 7। सोडियम का कितना होता है? 23। और पोटेशियम कितना होता है? 39। तो अगर हम लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास का एवरेज निकालेंगे तो वो हमेशा सोडियम के इक्वल या थोड़ा बहुत ज्यादा कम होगा। तो 39 और 7, 46, 46/2 यानी कि 23 आएगा, ठीक है। और इनका केमिकल सिमिलरिटी क्या होगा? तो ये तीनों के तीनों हाईली रिएक्टिव हैं, ठीक है। ये तीनों के तीनों अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है। तो यही डब्राइनर ट्रिक कहता था। तो डब्राइनर ट्रिक का उपलब्धि क्या था? पहला कह रहा था कि व्हाट इज द अचीवमेंट
द फर्स्ट अटेम्प्ट टू स्टडी द एटॉमिसिटी, जो कि गलत था। तत्वों के गुण धर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू लिंक द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक मास, यानी कि ऑप्शन बी। डी गलत, डी गलत। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है कि हवा के माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश किरणें कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित होती हैं, जैसा कि आरेख में दिखाया गया है। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। अच्छा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? एयर का 1 होता है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अगला है प्रश्न 40। कह रहा है कि हवा के माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश किरणें कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित होती हैं, जैसा कि दिखाया गया है। लाइट रेज पासिंग थ्रू एयर मीडियम आर इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर स्लैब। ठीक है, कह रहा है कि सोन इन डायग्राम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है मीडियम ए का विद द रिस्पेक्ट ऑफ मीडियम बी इज इक्वल टू। ठीक है, चलिए, तो क्या होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, ये दिया हुआ है 1/। सबसे पहले एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? 30 डिग्री। तो स्नेल्स लॉ को यूज करते हुए n1 इंटू साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू n2 इंटू साइन 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे n1 हमारा है 1 इंटू साइन 45 डिग्री 1/√2 इज इक्वल टू n2 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2। ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा 2/√2 इज इक्वल टू n2, यानी कि कट जाएगा, यानी √2 आएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा? √2 आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है कि किसी दिए गए वृत्ताकार तार की एक लंबाई l और त्रिज्या r है। उसी पदार्थ से निर्मित पहले वाले तार की 3 गुना लंबाई और 2 गुनी त्रिज्या वाले दूसरे तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा? तो रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ बटा में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दोनों वायर के लिए यही होगा। तो सबसे पहले पहला वायर के लिए रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये रो इंटू लेंथ कितना है? एल, और रेडियस कितना है? पाई आर स्क्वायर। रेडियस आर है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कि ये अगर वायर है तो इस वाले एरिया को कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये अगर ये वायर है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसको कहेंगे? ग्रीन पार्ट वाले को। ठीक, यहाँ से यहाँ है, इसका एरिया अगर हम निकालेंगे तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। ठीक है, दूसरे वाले वायर के लिए ये रेजिस्टेंस 1 हो गया। अब रेजिस्टेंस 2 दूसरे वाले वायर के लिए लेंथ कितना है? लेंथ 3l है, पहले वाले का 3 गुना। रेडियस कितना है? 2r है। तो रेजिस्टेंस 2 कितना हो जाएगा? रो इंटू 3l बटा में पाई 2r का स्क्वायर, यानी कि रो इंटू 3l बटा में 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा, तार समान पदार्थ से निर्मित है, मतलब रेजिस्टिविटी इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर हम रेजिस्टिविटी के टर्म में देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि रेजिस्टिविटी पहले वाले का ये रेजिस्टेंस इंटू पाई आर स्क्वायर, रेजिस्टेंस इंटू पाई आर स्क्वायर बटा में लेंथ हो जाएगा। और दूसरे वाले का रेजिस्टेंस इंटू 4 पाई r स्क्वायर बटा में 3l हो जाएगा। और जब रेजिस्टिविटी दोनों का बराबर है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। और जब इसको हम r निकालेंगे, r r1 r2,
ठीक है, तो R2 के सापेक्ष R1 के सापेक्ष में R2 का कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, तो ये मान लीजिए R1 इंटू पाई आर स्क्वायर बटा में L दिया है। एक मिनट इस पेज ले लेते हैं। क्या आया था, सबसे पहले आया था रेजिस्टेंस 1, ये क्या आया था रो इंटू एल बटा में पाई आर स्क्वायर। दूसरा हम निकाले रेजिस्टेंस 2, यह है रो इंटू 3L बटा में 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R1 इंटू पाई आर स्क्वायर बटा में L। यहाँ पे रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बटा में L। अच्छा, दोनों सेम पदार्थ से बना है, मतलब रेजिस्टिविटी सेम होगा, इक्वल होगा, तो R1 पाई आर स्क्वायर बटा में L जो है वो R2 पाई 4 पाई आर स्क्वायर बटा में L हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे, L से L खत्म, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे 3L था ना, हाँ 3L। ठीक है, तो L से L खत्म, पाई आर स्क्वायर, तो R1 बचा R2 इंटू 4/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4 आर आंसर, जो कि है ऑप्शन बी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला दिया है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है, ये गलत है। सबसे ज्यादा जो है स्ट्रॉन्गेस्ट होता है पोल्स पे। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ होता है पोल्स पे होता है, यानी कि ऑप्शन एक गलत है। कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेदित करती हैं, दूसरा सही है। नो टू मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन इंटरेक्ट्स ईच अदर। ठीक है, तीसरा कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स, यह भी सही है। ठीक है, तो हमारा 2 और 3 दोनों सही है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र का निर्माण करती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है कि एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु यानी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो इंफिनिटी पे है। ठीक है, तो हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v को 1/v, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इंफिनिटी का वैल्यू 0 इक्वल टू 1/f, तो ये आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f, यानी कि v इज इक्वल टू f, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का सॉरी जो इमेज डिस्टेंस होगा वो फोकस के इक्वल होगा। तो अब क्या होता है कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लेंस रखे हैं और यहाँ पे स्क्रीन है, तो लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये हो गया, लेंस से इमेज का डिस्टेंस ये हो गया, जो कि स्क्रीन पे फॉर्म हो रहा है। तो ये डिस्टेंस कितना आया है, ये डिस्टेंस आया है हमारा फोकस दूरी के बराबर, यानी कि एफ के बराबर, ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका में पौधे और जंतुओं की संरचना एवं कार्य व्यवहार के बीच के अंतर को दर्शाती है, बताएं कौन सा विकल्प गलत है। पहला दिया है पौधे रिमेन्स स्टेशनरी, सही है। एनिमल्स वॉन्डर इन सर्च ऑफ फूड मेट एंड शेल्टर, भोजन साथी और आश्रय की तलाश में भटकते रहते हैं, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। दूसरा मोस्टली टिश्यूज आर डेड, सही है। मोस्टली टिश्यूज आर लिविंग, ये भी सही है। तीसरा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, रिक्वायर लेस एनर्जी, सही है। रिक्वायर्स मोर एनर्जी, सही है। इनमें से कुछ ही भाग बढ़ते हैं, गलत है। कंप्लीट बढ़ता है और इनके केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है कि यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का त्याग करता है तो उसे
रिड्यूस्ड कहा जाता है, यानी अपचयित कहा जाता है। यदि कोई पदार्थ किसी प्रक्रिया के दौरान हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो उसे रिड्यूस कहा जाता है। अच्छा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? सबसे पहले ऑक्सीडेशन का जाने हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा होगा गेन ऑफ ऑक्सीजन। तीसरा होगा आपका लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और चौथा होगा आपका इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अगर ये चीजें दिख रही हैं मतलब वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। और रिडक्शन कब कब होगा? इसका जस्ट अपोजिट। यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये क्या होगा? रिडक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा। यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन है तो यहाँ पे डिक्रीज इन
अगला है क्वेश्चन नंबर 54। कह रहा है कि जानवी अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर 45 मीटर चलती है। मान लीजिए ये जानवी का घर है, यहाँ से निकलकर वो पश्चिम चलती है 45 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ती है और 32 मीटर चलती है। दाएं मुड़ के 32 मीटर चलेगी, ठीक है। फिर दाएं मुड़ती है और 88 मीटर चलती है। फिर दाएं मुड़ के चलती है 88 मीटर। उसके बाद दाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। इसके बाद फिर दाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। अंत में वह दाएं मुड़कर 43 मीटर और चलती है। तो ये 45 है, ये 88 है, तो 45 के सामने यहाँ तक 45, यहाँ तक 43 मीटर हो जाएगा। और ये लास्ट में 43 मीटर चलती है, तो ये आमने सामने का भुजा बराबर हो जाएगा। कह रहा है कि उनके वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। अच्छा, घर इसका यहाँ पे था, यहाँ से वो कितनी दूर है, नीचे दक्षिण है, ठीक है। तो उत्तर वाला दोनों आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, यहां से यहां तक था 45, ये है 43, और ये 45, और ये है 3। तो एक आयत बनेगा जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होंगी। तो ये अगर 32 है और ये टोटल 50 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, यानी कि 16 मीटर दक्षिण में होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है कि 6 मित्र हैं, ए बी सी डी ई और एफ, एक मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एक मेज है, उसके परितः 6 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। कह रहा है कि ए जो है बी के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो बी यहाँ पे होगा, बी के दाईं ओर ठीक बगल में ए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, छोड़ देते हैं अभी। डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति उपस्थित हैं। अगर डी को यहाँ पे रखते हैं तो ए के बीच एक तो बी और एक ये हो जाएगा, या फिर एक ये और एक ये हो जाएगा, ठीक है। अगला है बी ए के बाईं ओर ठीक बगल में है, सी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सी जो है वो एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अच्छा, एफ यहाँ पे बैठे रहेगा, तो एफ के बाएं दूसरे स्थान पर सी बी की जगह पे आना चाहिए, नहीं है। तो एफ अगर यहाँ रख लेते हैं, तो एफ के बाएं दूसरे स्थान पर यहाँ पे आ जाएगा सी, और एक जगह बच गया जहां हो जाएगा ई। कह रहा है कि एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन सा मित्र बैठा है। एफ के दाईं ओर ठीक बगल में है बी, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। कह रहा है कि अनीता उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, फिर वह 135 डिग्री वामावर्त घूमती है। वामावर्त को निगेटिव लेते हैं, निगेटिव 135 डिग्री, और 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, इसको पॉजिटिव यानी कि प्लस 90 डिग्री लेते हैं, ठीक है। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो माइनस का 45 डिग्री बचेगा, मतलब कि 45 डिग्री वामावर्त लेगी, यानी कि लेफ्ट। तो कह रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा में है। तो पहले उत्तर की ओर था, उत्तर से 45 डिग्री लेफ्ट ये वाला एंगल आएगा, तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम, जो कि है ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी का पहली से है। अच्छा, दूसरी का पहली से है, अगर हम 11 के स्क्वायर में 9 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 130। चौथी का तीसरी से अगर 7 के स्क्वायर में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 58। तो अगला कह रहा है कि 15 इज इक्वल टू क्या होगा, तो 15 का स्क्वायर प्लस 9 यानी कि 225 प्लस 9 यानी कि 234 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। 58 कह रहा है कि नीचे एक कथन और उसके बाद विकल्पों में से 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, बताएं कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर सत्य है। कह रहा है कि इंच बराबर है डब्लू के, डब्लू जो है बड़ा है एफ से, एफ जो है बड़ा है एस से या फिर बराबर है एस के, एस जो है बराबर है टी के या फिर छोटा है टी से, सॉरी बड़ा है टी से, टी जो है बड़ा है वाई से, ठीक है। एस से टी छोटा, टी
y से बड़ा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, t जो है बड़ा है f से या फिर बराबर है। t यहाँ से तो बराबर तो है, लेकिन बड़ा नहीं है, क्या है? छोटा है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इंच छोटा है f से, तो इंच यहाँ पे है, इंच तो बड़ा है f से, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। अगला है y छोटा है s से, s यहाँ पे है, s से छोटा t, t से छोटा y, तो y छोटा हो गया। s बराबर अगर t है, t से छोटा y है, तो भी s बड़ा हो गया, तो ये हो जाएगा। y जो है हमेशा छोटा है s से, w छोटा है t से, गलत है। अगला है 59, कह रहा है कि एक कथन और उसके बाद दो धारणाएं दी गई हैं। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सा कथन में निहित है। कथन क्या है? निबंध लेखन एक कला है। एक अच्छा निबंध लिखने में सक्षम होने के लिए विषय की समझ के साथ साथ भाषा पर पकड़ भी बहुत जरूरी है। निष्कर्ष है, पहला, विषय पर पूर्ण गुणवत्ता के बिना निबंध नहीं लिखा जा सकता है। विषय की समझ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं चर्चा नहीं है कि पूर्ण गुणवत्ता के बिना नहीं लिखा जा सकता है, मतलब पहला गलत है। दूसरा, भाषा पर अच्छी पकड़ वाला कोई भी व्यक्ति निबंध लिख सकता है, नहीं। यहाँ पे लिखा है कि विषय की समझ भी होनी चाहिए, सिर्फ भाषा की पकड़ से कुछ नहीं होगा, यानी कि धारणा दो भी गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा? न तो धारणा एक, ना ही धारणा दो निहित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों को समान क्रम में बाएं से दाएं और नीचे की दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में पूर्ण करने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाए। चलिए, पहला दिया है बी, फिर ब्रैकेट ब्लैंक प्लेस है, फिर एम है। अच्छा, एम है, एम से पहले यहाँ पे क्या हो रही है, तो चलिए, यहाँ पे एम है, एम से पहले यहाँ पे वी है, वी से एम के बाद डब्ल्यू है, यहाँ भी एम के बाद डब्ल्यू है, यहाँ पे वी के बाद एम है, हर जगह वी के बाद एम है, तो वी के बाद यहाँ पे भी एम होगा और वी के बाद यहाँ पे भी एम होगा। एम के बाद क्या है? डब्ल्यू है, तो यहाँ पे भी डब्ल्यू होगा। एम के बाद क्या है? डब्ल्यू है, तो यहाँ पे तो डब्ल्यू है। एम के बाद डब्ल्यू है, तो यहाँ पे भी डब्ल्यू होगा, यानी कि लास्ट में आएगा एम डब्ल्यू, जो कि है ना ऑप्शन ए में है ना बी में है सी में और डी में, और स्टार्टिंग में आएगा वी डब्ल्यू, तो ना ऑप्शन डी में नहीं है, ऑप्शन सी में है, यानी कि ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 61, कह रहा है कि यदि डायरेक्ट के सभी अक्षरों को वर्णाक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। वर्णाक्रम मीन्स सबसे पहले डी, फिर ई, फिर अच्छा सबसे पहले सी, सबसे पहले सी, फिर डी, फिर ई, फिर आई, फिर आर, फिर टी। कह रहा है कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, तो सिर्फ एक अक्षर है और वो है टी, यानी कि सिर्फ एक। अगला है क्वेश्चन नंबर 62, कह रहा है कि 30 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। एक पंक्ति है जिस पे 30 लोग खड़े हैं। मनोज आगे से 11वें स्थान पे है, मान लीजिए कि ये आगे है और इधर वाला पीछे है, ठीक है। तो आगे से 11वें स्थान पर है कौन? मनोज। कह रहा है शाहीन पीछे से 7वें स्थान पर है, शाहीन पीछे से 7वें स्थान पर है शाहीन। कह रहा है कि नीरज शाहीन से आगे खड़ा है, नीरज 8वें स्थान पर होगा। तो कह रहा है कि नीरज और मनोज के बीच कितने लोग हैं? नीरज और मनोज, मनोज 11वें स्थान पर है और नीरज 8वें स्थान पर है, टोटल 30 लोग हैं, तो 11 8 19 लोग हो गए, तो इनके बीच में होंगे टोटल 11 पर्सन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर इतना, कह रहा है कि यदि यह प्रश्न के नीचे दी गई 5 अंकीय 3 अंकीय संख्याओं पर है, ये 3 डिजिट का एक नंबर दिया है, पहला 158, दूसरा 438, तीसरा 182, चौथा 325 और पांचवा 230, ठीक है। कह रहा है कि यदि पहले अंक में 5 जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्याओं का पहला अंक दूसरे से विभाजित हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इसको हटा के 5 जोड़ते हैं तो 6 हो जाएगा,
4 में 5 जोड़ते हैं 9 होगा। 1 में 5 जोड़ते हैं 6 होगा। 3 में 5 जोड़ते हैं 8 होगा। और 2 में 5 जोड़ते हैं 7 होगा। ठीक है, कह रहा है कि कितना अंकों का पहला अंक दूसरे से विभाजित होगा। पहला अंक है, दूसरा अंक है 5, 5 से विभाजित 6 नहीं होता है। दूसरा यहाँ पे है, पहला अंक 9 है, दूसरा अंक 3 है, ये विभाजित हो जाएगा, मतलब एक ये नंबर है। 6 8 से नहीं होगा, 2 जो है 8 से हो जाएगा, तो एक नंबर ये है। यानी कि टोटल 2 नंबर ऐसे मिले जो जिनका पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, कह रहा है कि 6 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी और यू, प्रत्येक का वजन अलग अलग है। ठीक है, 6 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 5 6 जगह ले लेते हैं। कह रहा है कि P का वजन U के वजन से अधिक है और Q का वजन केवल 2 अन्य व्यक्तियों से अधिक है। तो 2 व्यक्ति को छोड़ के Q को यहाँ पे रखते हैं, तो Q का वजन सिर्फ 2 व्यक्तियों से अधिक होगा। चलिए, S का वजन Q से अधिक है, तो यहाँ पे S रख देते हैं। T का वजन U से अधिक है, R का वजन T से के वजन से कम है। Q का वजन T के वजन से अधिक है, तो यहाँ पे T, यहाँ पे T और T से वजन कम है R का। ठीक है, सभी 6 व्यक्तियों में से U का वजन दूसरा सबसे अधिक है। U दूसरा सबसे अधिक है, तो सभी 6 व्यक्तियों में से तीसरा सबसे अधिक वजन किसका है? तो तीसरा वाला हो जाएगा। पहला तो उसमें से जो भी बच गया, पी क्यू आर एस टी यू में से P बच गया है, तो पहला तो P हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा U है, तीसरा कौन होगा? S, जो कि ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि यदि लैमेंट को वर्ड दिया है, लैमेंट LAMENT, कह रहा है कि इसको अंग्रेजी का वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की उपस्थिति परिवर्तित रहेगी? तो सबसे पहले A, उसके बाद E, उसके बाद L, उसके बाद L, उसके बाद M, उसके बाद N, उसके बाद T। तो कितने का अंक का परिवर्तित रहे? N के और T के, यानी कि 2, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि नीचे 3 कथन और 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। चलिए, कथन क्या है? सभी घास झाड़ियां हैं, सभी जड़ें फूल हैं, सभी फल फूल हैं। दूसरा और तीसरा का रिलेशन बन रहा है, पहला का किसी के साथ नहीं बन रहा है। ठीक है, तो निष्कर्ष 1 देखते हैं। सभी घास फल हैं, घास यहाँ पे है, फल यहाँ पे है 2 नंबर में, तो रिलेशन ही नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा है सभी जड़ें फूल हैं। चलिए, जड़ और इन दोनों का रिलेशन है, यहाँ पे जड़ के पास 100 है, यहाँ पे फूल के पास 50 है, यानी कि ये सही है, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि यहाँ पे भी जड़ को 100 चाहिए और फूल को 50 चाहिए। अगला है कुछ फूल फल हैं। ऑप्शन 3 में 3 को अगर हम उल्टा करते हैं, कथन 3 को, तो आ जाएगा कुछ फूल फल हैं। ठीक है, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 और 3 पालन करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। अगला है क्वेश्चन नंबर 67, कह रहा है कि इस प्रश्न में कुछ शर्तें दी गई हैं। कह रहा है कि यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, ठीक है, और अंतिम घटक एक सम संख्या है, तो दोनों के कूट आपस में बदल देने चाहिए। यहाँ पे पहला घटक जो है वो विषम संख्या है और अंतिम घटक जो है वो सम संख्या है, तो उन दोनों का कूट जो भी होगा वो आपस में बदल जाएगा। जैसे ये 5 का कूट कितना है? 5 का कूट है u, 5 का कूट है u, और 8 का कूट है c। तो अब ये आपस में चेंज होके 5 का कूट हो जाएगा c और 8 का u, मतलब c से शुरू u पे खत्म, तो ऑप्शन c तो नहीं होगा। चलिए, दूसरा है, यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है और पांचवा घटक एक सम संख्या है, तो इन दोनों के कूट भी आपस में बदल जाएंगे। दूसरा घटक यहाँ पे एक प्रतीक है और पांचवा घटक 1 2 3 4 5,
सम संख्या है जो कि नहीं है, तो इनका घटक आपस में नहीं बदलेगा। अगला है तीसरा घटक एक संख्या है। तीसरा घटक 1, 2, 3 संख्या नहीं है, तो कंडीशन 3 भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है? चलिए, तो अब क्या होगा? अब ऑप्शन में से चेक करेंगे। एस के लिए क्या है? एस के लिए है घटक टी। तो टी किस में है? डी में नहीं है, यानी कि ए और बी में होगा। उसके बाद परसेंटेज के साइन के लिए घटक क्या है? डी। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए आंसर होगा। अगला है 68। कह रहा है कि BEING, इसको लिखते हैं YVRMT। अच्छा, GT रोड, NM, IR, EV और बाय, तीनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अगला जो हमको क्लीन दिए हुए है CLEAN, इसका भी अपोजिट होगा। तो C का अपोजिट होता है X, L का O, E का V, LOVE। ठीक है? A का होता है Z और N का होता है M। XOVZM, ऑप्शन बी आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। कह रहा है कि 3 कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए हैं। इनका और इनका आपस में रिलेशन बन रहा है, तो सबका रिलेशन बनेगा। पहला कह रहा है कि कोई ट्रांसपोर्ट शिपमेंट नहीं है। शिपमेंट कहाँ है? शिपमेंट है 2 जगह। शिपमेंट 2 जगह है, एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। उसके नजदीक का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे है। तो सेम कथन के लिए ये अपोजिट करके सिर्फ निगेटिव दिया है, यानी कि पहला नहीं होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? सभी कुरियर ट्रांसपोर्ट है। सभी कुरियर यहाँ पे है, ट्रांसपोर्ट यहाँ पे है, सही होगा। कुछ ट्रांसपोर्ट शिपमेंट है, ट्रांसपोर्ट शिपमेंट कुछ उल्टा है, सही होगा। कोई कुरियर हॉल नहीं है, कोई कुरियर, कोई हॉल, कोई कुरियर, 100 यानी कि ऑप्शन डी भी सही है। तो केवल निष्कर्ष 2, 3 और 4 निकलेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। कह रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। 0 से 2 कितना बड़ा है? 2। 2 से 4, 4 बड़ा है। 6 से 12, 6 बड़ा है। 12 से 20, 8 बड़ा है। तो अगला होगा 10 बड़ा, यानी कि 30, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 71। कह रहा है कि GLEPK को लिख देते हैं DIBMH। तो ये EF 2 बड़ा है, I से IJK 2 बड़ा है, तो सब 2 बड़ा होगा। तो POTER, ये क्या होगा? O N O बीच में अगर हम छोड़ देते हैं तो M से P से 2 छोटा कौन होता है? P से 2 छोटा होगा M। तो M से शुरू होगा तो B नहीं होगा, D नहीं होगा। चलिए, O से 2 छोटा कौन होगा? O, O N O P, M N L होगा। ठीक है? तो अगला है ML। अगला है T, QRST। R और S अगर बीच में छोड़ते हैं तो Q अपोजिट होगा, तो ML Q होगा, ML P नहीं होगा। 71 का A। अगला है 72। कह रहा है कि 2 दिन की अवधि में घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुइयां कितनी बार समकोण पे होंगी? तो एक दिन में 12 घंटा में 22 बार, 24 घंटा में 42 नहीं 44 बार, तो 48 घंटा में हो जाएगा 88 बार, ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। कह रहा है कि 8 मित्र हैं, कीर्ति, दुर्गा, मानसी, सूर्या, ताहिर, प्रीति, आहाना और योशिता। एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। ठीक है? कितने मित्र हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सभी का मुख केंद्र की ओर है। 4 मित्र कोनों पर हैं और 4 भुजाओं पर हैं। ठीक है? सभी का मुख केंद्र की ओर है। सबसे पहले देखते हैं कोने पे कौन बैठा है। यहाँ पे सूर्या दुर्गा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। कीर्ति और दुर्गा के बीच में केवल ताहिरा है। मानसी दुर्गा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सूर्या और योशिता के बीच में केवल प्रीति बैठी है। योशिता आहाना के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। प्रीति मानसी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो ताहिरा यहाँ पे
कहीं चर्चा नहीं है कि कोने में कौन बैठेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम किसी को कहीं बैठा सकते हैं। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि सूर्या दुर्गा से दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। मान लीजिए यहाँ पे दुर्गा हो गए, तो इससे दाईं और तीसरे स्थान पर यह हो जाएगा सूर्या। ठीक है, कीर्ति और दुर्गा के बीच में केवल ताहिरा है, तो कीर्ति यहाँ पे भी हो सकती है और कृति यहाँ पे भी हो सकती है। इसके बीच ताहिरा होगी और इसके बीच भी ताहिरा होगी। मानसी दुर्गा के बाईं और दूसरे स्थान पर है, लेकिन दुर्गा के बाईं ओर कह रहा है कि मानसी है, कृतिका नहीं होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन होगी? मानसी। तो कृतिका और ताहिरा का जगह मिल गया ऊपर। अगला है मानसी दुर्गा का, सूर्या और योषिता के बीच में केवल वृति बैठती है। सूर्या और योषिता, यह हो जाएगा योषिता के बीच केवल बैठी है वृति। योषिता आहाना के बाईं और दूसरी स्थान पर है, तो यह हो जाएगी आहाना। आहाना के बाईं और दूसरी स्थान पर यहाँ पे हो जाएगी योषिता। ठीक है, तो कह रहा है कि ताहिरा के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन है? यहाँ पे रही ताहिरा, इसके बाएं इधर चलेंगे तो 1 2 3, तीसरे स्थान पर है मानसी, यानी ऑप्शन सी। अगला है 74, कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो समुच्चयों के बीच है। पहला सेट दिया है 1 8 और 3 का, 3 1 4 दूनी 8, नहीं 3 प्लस 1 गुना 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 4 गुना 2 यानी 8। दूसरा है 2 21 5, 5 है 2 7 गुना 5 में से 2 जाएगा 3, यानी कि आ जाएगा 21। चलिए अगला है, सबसे पहले दोनों को गुना करते हैं, सॉरी दोनों को जोड़ते हैं और दोनों को घटाते हैं, फिर उनको गुना कर देते हैं। 7 4 11, 11 और 7 में से 4 गया 3 और 3 33, यानी ऑप्शन ए सही हो सकता है। दूसरा है 3 दूनी 6, 6 में 1 से गुना होगा, नहीं होगा। 11 5 55, नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 75, कह रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। पहला है 5, दूसरा दिया है 13, तीसरा दिया है 23, 49, प्रश्न का चिन्ह और 193। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं तो गुना 2 करके प्लस का 3 किया है। यहाँ पे देखते हैं गुना 2 करके माइनस का 3 किया है। यहाँ पे देखते हैं गुना 2 करके प्लस का 3 किया है। अगला गुना 2 करके माइनस का 3 करेंगे, तो 98 में से 3 जाएगा 95। ठीक है, और इसमें गुना 2 प्लस का 3 करेंगे तो आ जाएगा 95 दूनी 190, 3 93। ऑप्शन 95 किस में है? ऑप्शन बी में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 76, प्लस का अर्थ ये है, ये है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? भाग का अर्थ है गुना। ठीक है, प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है भाग, और गुना का अर्थ है प्लस। तो कह रहा है कि इस समीकरण का क्या हल आएगा? तो सबसे पहले भाग का काम करेंगे, यहाँ पे 4, तो 12 छक 72 माइनस 4 प्लस, क्वेश्चन नंबर 77, कह रहा है कि कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? व्हाट शुड बी डन टू कंजर्व कोल एंड पेट्रोलियम? पहला है एयर कंडीशनिंग एवं हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, ये पहला तो सही लग रहा है। दूसरा है सौर कुकर का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अगर हमको कोयला और पेट्रोलियम बचाना है तो सौर कुकर का उपयोग करना पड़ेगा, दूसरा गलत है। तीसरा गलत है, चौथा भी गलत है, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 78, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र का जो दो जैविक घटक है, बायोटिक और अबायोटिक, उसमें से अबायोटिक में 5 आते हैं। 5 कौन कौन से? सबसे पहले सॉइल, फिर आता है वाटर, फिर आता है एयर, फिर आता है आपका सनलाइट, और फिर आता है टेम्परेचर।
ये अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में अप्रॉक्स हर चीज है जो जीवित है। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि कौन बायोटिक कंपोनेंट नहीं है। मेढक जो है बायोटिक कंपोनेंट है, मृदा जो है अबायोटिक कंपोनेंट है, पुष्प बायोटिक कंपोनेंट है, और कीट बायोटिक कंपोनेंट है। तो ऑप्शन बी आंसर होगा। अगला है 79, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं। भारत के वित्तीय बजट में क्रेडिट कंट्रोल शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये एक आरबीआई का पॉलिसी है। ठीक है। बाकी फिस्कल डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट, ये तीनों की चर्चा बजट में होती है। अगला है प्रश्न 80, कह रहा है कि जून 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में अभी 22 भाषाएं हैं। ठीक है। 22 भाषाओं में कौन कौन सी होंगी, तो सबसे पहले मान के चलिए, सबसे पहले होगी असामी, फिर आती है आपका बंगाली, बोडो, असामी, बंगाली, बोडो, बोडो के बाद आएगा डोगरी, डोगरी, डोगरी के बाद आ जाएगा आपका गुजराती, गुजराती के बाद आ जाएगा हिंदी, हिंदी के बाद कन्नड़, कन्नड़ के बाद आपका आ जाएगा, याद आ जाओ, कश्मीरी, कश्मीरी के बाद आज आपका आ जाएगा कोंकण का, कोंकणी, कोंकणी के बाद आपका आ जाएगा मैथिली, मैथिली के बाद आता है आपका मलयालम, मलयालम हुआ नहीं है ना मलयालम, मलयालम के बाद आ जाएगा मराठी, मराठी के बाद आ जाएगा मणिपुरी, ना से और कोई है, नेपाली, नेपाली के बाद आ जाएगा आपका उड़िया, उड़िया के बाद आ जाएगा आपका पंजाबी, पंजाबी के बाद संस्कृत, संस्कृत, संस्कृत के बाद आपका आ जाएगा संथाली, संथाली के बाद आ जाएगा आपका सिंधी, सिंधी के बाद आ जाएगा तमिल, तमिल के बाद आ जाएगा तेलुगु, तेलुगु के बाद आ जाएगा उर्दू। कितनी भाषाएं होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में ये 22 भाषाएं हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 81, कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था 5 years। देखते हैं, ऑप्शन ए है छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक चली थी, जो कि प्रॉवर्टी गरीबी हटाव के लिए ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो थी आपका 1992 से 1997 तक। सही है ना। क्योंकि 9 थी 1997 से 2002 तक, और 10वीं थी 2002 से 2007 तक। ठीक। 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 82, कह रहा है कि भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है। भारत में जो मैंग्रोव वन है वो मुख्यतः वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, जो कि कौन सा है, सुंदर वन है। ठीक है। ये लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है।
ठीक है, ये लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला हुआ है। ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 83। कह रहा है कि किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? शिक्षा का वकालत करने, सती प्रथा वगैरह जैसे के कामों के लिए। तो ये थे रामानंद, नहीं, ये थे राजा राम मोहन राय। ईश्वरचंद विद्यासागर को मुख्यतः बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह के लिए जाना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाया था। आर्य समाज, ठीक है। और विवेकानंद ने बनाया था राम कृष्ण मिशन। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 84। कह रहा है कि 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश और कितने अपर न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 7 अपर न्यायाधीश होते थे पहले, 7 अपर न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 32 अपर न्यायाधीश होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 85। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्य और शक्तियों को करने के लिए पंचायती राज प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है? तो ये करता है 73rd अमेंडमेंट 1992। ठीक है, 73rd 73वां संविधान संशोधन 1992। उसी समय 71वां भी हुआ था 1992 में। इसमें से 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो ये कौन कौन सी भाषाएं थी? तो कोंकणी, कोंकणी के साथ साथ था मणिपुरी, मणिपुरी के साथ था नेपाली। सॉरी, 4 नहीं, 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। 54वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों का सैलरी बढ़ाया गया था। सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। अगला है 63वां संविधान संशोधन। ये पंजाब से रिलेटेड था, रिलेटेड टू पंजाब। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 86। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा ऊर्जा का दहन स्थल है? ये हो जाएगा मणिकर्णन। ये वर्तमान में कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश, तारापुर। तारापुर में क्या है? तारापुर में एक न्यूक्लियर प्लांट है, परमाणु संयंत्र है। बोकारो में स्टील फैक्ट्री है, स्टील प्लांट है। कोलकाता छोड़ देते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 87। कह रहा है कि पोंगल के त्योहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है? तो पोंगल हो या संक्रांति, उन दिस उन दिनों किसकी पूजा की जाती है? सूर्य भगवान की, जो कि जनवरी में होता है। अगला है निम्नलिखित में से किसे इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है? ये थे पैगंबर मोहम्मद। अगला है 89। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है? ये आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ये पार्ट 4 है, ठीक है, में आता है। ठीक है, पहले इसमें 10 ही थे। शुरुआत में इसमें 10 मूल कर्तव्य थे, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे। लेकिन इसमें संशोधन करके, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, इसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दिया गया। मतलब टोटल अब 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग सिद्धांत को कब गढ़ा और प्रस्तावित किया? ये था 1927 में। अगला है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? ये है 33%। अगला है 92। हाल ही में सेबी बोर्ड के अध्यक्ष सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
सेबी बोर्ड में दीप्ति गौर मुखर्जी को, ठीक है, सेबी के अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 93। कह रहा है कि हाल ही में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया? तो ट्राई के अध्यक्ष के रूप में अनिल कुमार लाहौती को नियुक्त किया गया है। अगला है भारत के पहले नदी डॉल्फिन जनसंख्या सर्वेक्षण के अनुसार देश में कुल कितनी नदी डॉल्फिनें हैं? तो यह है 6327। अगला है 95। मार्च 2025 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाले ब्लू फर्स्ट अंतरिक्ष यान को बनाया है फायरफ्लाई एरोस्पेस ने। अगला है भारत में चीता पुनर्वास परियोजना का विस्तार मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान से आगे किन नए स्थलों तक किया जाएगा? ये विस्तार किया जाएगा बन्नी घास का मैदान गुजरात और गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश। अगला है पंकज आडवाणी ने किसे हराकर 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में अपना 14वां खिताब हासिल किया? ठीक है, तो ये होगा अमीर शर घोष। अगला है क्वेश्चन नंबर 98। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वन्य क्षेत्र में औसत शुद्ध वृद्धि के संबंध में भारत का स्थान कौन सा है? तो वो है तीसरा। ठीक है, वो तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि 2024 में ताइवान एथलेटिक्स ओपन में महिलाओं की लंबी कूद में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ये जीता था नायना जेम्स ने। क्वेश्चन नंबर 100 और 28 क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2024 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2024-25 में और 2000 भारत की जीडीपी का वृद्धि अनुमान 6.8 और इतना का अनुमान लगाया है। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये रिपोर्ट जारी करता है, यहीं पे आंसर दे दिया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।